चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में नया चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है ना, वो हमारे इंडिया के ही नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हुआ है। अब्दुल कलाम सुना होगा ना सबने नाम, ये कि हमारे इंडिया के तो वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे ही। इवन हमारे इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बराबर ना। हमारे इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन में से एक माना जाता है ये अब्दुल कलाम को। उस अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये पार्ट यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 1931 में साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था जैनुल आब्दिन इनके फादर का नाम, और इनकी मदर का नाम आशिमा। अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनके जो माता पिता थे वो न ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही ज़्यादा अमीर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही काइंड थे, बहुत ही दयालु थे सबके लिए। अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनके घर में अक्सर जो है वो घर से ज़्यादा बाहर के लोगों के लिए खाना बनता था। कैसे इनके इनके जो पेरेंट्स थे, अब्दुल कलाम के जो पेरेंट्स थे, वो भले ही ज़्यादा अमीर नहीं थे लेकिन लोगों को दान देने में, लोगों की सेवा करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। इसके लिए तो अब्दुल कलाम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि इनके घर में इनसे ज़्यादा बाहर वालों के लिए खाना बनता था, ठीक है। इनकी फैमिली में, अब्दुल कलाम की फैमिली में इनके 3 भाई और 1 बहन थी। अब्दुल कलाम के 3 भाई और 1 बहन थे। ये सभी रामेश्वरम में अपने एंसेस्टर्स के एक घर में रहते थे। एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, कहते हैं ना दादा परदादाओं का बनाया हुआ घर। इनका घर जो है वो गांव में बहुत पुराना था, ठीक है, काफ़ी बड़ा था इनका घर और पक्का था, मजबूत था। जो रामेश्वरम की मस्जिद गली में था। कहाँ पे? रामेश्वरम में आई हुई मस्जिद गली। आप आज भी वहाँ पर जा सकते हो और वो प्लेस एज अ मॉन्यूमेंट एक बार देख सकते हो ज़रूर, कि जहाँ पर अब्दुल कलाम पैदा हुए थे, रामेश्वरम गांव की मस्जिद गली में। अब वो अपने बचपन के 1-2 किस्से बताते हैं, कुछ किस्से यहाँ पर समझाते हैं। कहते हैं कि अब्दुल कलाम सिर्फ 8 साल के थे। 8 साल के थे तब 1939 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुका था। तब उस वक्त हमारे इंडिया में है ना टैमरिंड सीड्स जो आते हैं, उन सीड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हर जगह पर हर किसी को वो टैमरिंड सीड्स चाहिए थे, क्योंकि उसका यूज़ एक्चुअली जो है वो वहाँ पर होता है वॉर में, जो घायल हो जाते हैं ना, उनका इलाज करने के लिए। जो हल्दी जैसे होता है ना, हल्दी वगैरह लगाने के लिए जो घायल हो चुके हो, तो उसके लिए ना टैमरिंड और टैमरिंड सीड्स की बहुत डिमांड थी। तो अब्दुल कलाम ने अपने गांव में जहाँ जहाँ पर ये सीड्स मिलते थे ना, वो सब सीड्स क्या कहते हैं कलेक्ट करने शुरू कर दिए। ये टैमरिंड सीड्स उसने खुद कलेक्ट करने शुरू किए और मार्केट में जाकर वो बेचने लगे, ये अब्दुल कलाम। और इसी के ही साथ यही टाइमिंग था कि जब अब्दुल कलाम के एक कज़िन थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। अब्दुल कलाम के एक कज़िन थे, वो जो है वो न्यूज़पेपर का वर्क करते थे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे रोज़ सुबह घर घर जो है वो न्यूज़पेपर बांटने का काम। तो रामेश्वरम छोटा सा गांव था। ये अब्दुल कलाम के कज़िन शमसुद्दीन वो न्यूज़पेपर कैसे कलेक्ट करते थे पता है? कि जो रामेश्वरम में जो ट्रेन वहाँ पर रुकती ना स्टेशन पे, रोज़ सुबह एक ट्रेन आती और उस ट्रेन में से जो है वो ये न्यूज़पेपर वो उतारते थे। शमसुद्दीन वहाँ से कलेक्ट करते थे ट्रेन में से, मतलब दूसरे शहर से जो न्यूज़पेपर आते थे वहाँ से, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब ट्रेन इनके गांव में नहीं रुकती थी। अब ट्रेन गांव में रुके ही नहीं तो न्यूज़पेपर कहाँ से आएंगे? तो जो न्यूज़पेपर वाले जो भी पर्सन थे ना, जो ट्रेन में पहले बैठते थे, उन्होंने शमसुद्दीन को ये कहा कि हम चलती ट्रेन में से ही आपके गांव में न्यूज़पेपर फेंक देंगे, फिर तुम कलेक्ट करके और फिर बांट देना, बराबर। अब ट्रेन जो है वो गांव में रुकती नहीं थी, तो चलती ट्रेन में ही जो स्टेशन पे या आसपास मैदानों में वो फेंक देते थे, बराबर, न्यूज़पेपर। तो वो जो न्यूज़पेपर कलेक्ट करने के लिए ये शमसुद्दीन ने अब्दुल कलाम को अपॉइंट किया। उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा कि अब तुम भी जो है वो मेरी हेल्प करो, उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़े पैसे भी दूंगा। तो इस तरह से अब्दुल कलाम जो है वो न्यूज़पेपर के वर्क में लगे अपने कज़िन ब्रदर के साथ। और ये जब वो सिर्फ 8 साल के ही थे तब उन्होंने जैसे अपनी पहली कमाई की थी।
ये न्यूज़पेपर से उन्हें इनकम होने लगी, और जो वो टैमरिंड सीड्स वो कलेक्ट करके मार्केट में बेचते थे, तो ये इनकी पहली इनकम थी। बराबर, मतलब देखो कि मेहनत करने और काम करने में वो कभी पीछे नहीं थे, बचपन से ही सिर्फ 8 साल की एज में ही वो इस काम में लग चुके थे। बराबर। इनके अलावा दूसरा अपना एक किस्सा बताते हैं, अपने दोस्त के साथ बताते हैं वो, कि अब्दुल कलाम का एक बेस्ट फ्रेंड था बचपन में। हाँ, काफ़ी जो है वो इन दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। बराबर, जिनका नाम था रामनाथ शास्त्री, रामानाथ शास्त्री। अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा दोस्त था रामानाथ शास्त्री। अब्दुल कलाम मुस्लिम थे और वो रामानाथ शास्त्री हिंदू था, लेकिन फिर भी दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं, दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी थी। उन दोनों में इवन उनके घर वालों में भी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हाँ, उनके घर वालों में भी ये दोस्ती बहुत अच्छी थी कि उनके घर वाले भी हमेशा मिलजुल के रहते। उन्होंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया था कि कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी तरह का भेदभाव करना चाहिए नहीं। इसी वजह से तो अब्दुल कलाम में बचपन से ही जो है वो ये सब गुण थे कि उनके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने उनको यही सिखाया था कि कभी भी कोई भी तरह का ऐसा रिलीजन भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अब्दुल कलाम की इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, रामानाथ शास्त्री के साथ। अब हुआ यूँ कि जब वो स्कूल जाते थे ना, छोटी एज में जब ये स्कूल जाते तो हमेशा दोनों साथ में ही जाते थे। करीबन वो 5th स्टैंडर्ड में थे जब एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए। एक नए टीचर वहाँ पर आए। वो टीचर है ना, एक क्या कहते हैं, कट्टर हिंदू पुजारी थे। वो टीचर हिंदू पुजारी थे, और इसी वजह से उन टीचर को है ना हिंदुओं के कंपैरिजन में मुस्लिम जो भी बच्चे थे ना, उनसे पता नहीं क्यों उन्हें गुस्सा आता था। होता है ना, किसी किसी का माइंड सच में ऐसा ख़राब होता है कि वो इस तरह का भेदभाव करते हैं। अब टीचर खुद जो है वो ये भेदभाव कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि हमेशा अब्दुल कलाम और रामानाथ शास्त्री, ये दोनों दोस्त स्कूल में हमेशा सबसे पहले आकर फ्रंट रो में बैठते थे। सबसे टीचर के बिल्कुल आगे ही पहले बैठते थे। अब वो बैठे हुए थे रोज़ की तरह वहीं पर ही कि वो नए टीचर वहाँ पर आए, और नए टीचर ने इन दोनों को साथ में देखा कि अब्दुल कलाम और रामानाथ शास्त्री दोनों साथ में बैठे हुए हैं। उन दोनों को पता नहीं क्यों बुरा लगा कि भाई ये हिंदू और मुस्लिम क्यों साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने अब्दुल कलाम को उठाया और कहा कि तुम लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाओ। दोनों फर्स्ट में बैठे थे, फ्रंट रो में। उसमें से खाली अब्दुल कलाम को उठाया और उसको उनको कहा कि तुम आखिरी रो में जाके बैठ जाओ। अब्दुल कलाम को ये बहुत बुरा लगा। सही बात है, किसी को भी बुरा लगेगा कि भाई क्यों इस तरह से अलग कर रहे हैं, भाई हम दोनों में क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ अब्दुल कलाम नहीं, उनके दोस्त रामानाथ शास्त्री को भी बुरा लगा कि भाई मेरे दोस्त अब्दुल कलाम को क्यों आखिरी में बिठा रहे हैं। यहाँ तक कि वो रामानाथ शास्त्री तो रो भी पड़ा था। ठीक है, वो तो रो भी पड़ा कि भाई क्यों भाई टीचर जो है वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और वो टीचर अक्सर जो है वो अपने क्लास में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते थे, हिंदू और मुस्लिम में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। रामानाथ शास्त्री ने घर पे जाकर अपने फादर को ये कंप्लेंट की कि हमारे स्कूल में टीचर ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, रामानाथ शास्त्री ने अपने फादर को, जो अब्दुल कलाम के दोस्त थे, उन्होंने अपने फादर को जाकर कंप्लेंट कर दी कि भाई स्कूल में टीचर ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। उनके फादर वो दूसरे ही दिन स्कूल पहुंचे और उस टीचर को सबके सामने काफ़ी ज़ोरों से डांटा उन्होंने। बिल्कुल, रामानाथ शास्त्री के फादर ने उस टीचर को डांटा और उनको समझाया कि अगर टीचर होकर तुम ही इस तरह का भेदभाव करोगे तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे, कि बच्चों में कभी भी इस तरह का जो है वो भेदभाव नहीं करवाना चाहिए। बराबर। तो इसके लिए उन टीचर को उन्होंने समझाया, उस टीचर ने माफ़ी मांगी और कभी भी जो है वो फिर उन दोनों को अलग नहीं किया। तो ये भी एक किस्सा था ना, बराबर ना। अब्दुल कलाम ये भी एक किस्सा याद करते हैं कि देखो उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि जो अगर भले ही जो है वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसमें कभी भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात उनके मन में बचपन से ही थी। देखा, उनके मन में ये सब जो अच्छी आदतें थी ना वो बचपन से ही थी, और इसी वजह से तो वो बड़े होकर इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच सके ना। अब एक छोटी सी बाहर की बात बता रहा हूँ, चैप्टर की नहीं है, एक छोटी सी बाहर की बात जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको पता है आपकी जो एज है ना, जैसे आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, आपकी जो अभी की एज है, आपकी यही एज होती है कि जिसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपके अंदर आपको अच्छी आदतें डालनी है या बुरी आदतें डालनी है। जस्ट ये बात बताएं, चैप्टर के बाहर
सही बात है ना, आपको अभी ही डिसाइड करना होता है कि आपको अभी अच्छी आदतें डालनी है खुद के लिए कि बुरी आदतें डालनी है। अगर अभी आप अच्छी आदतें डालोगे ना, आपके अंदर अच्छी आदतें मतलब कि हाँ भाई सबके साथ मिलजुल के रहना, मेहनत करना, सबको हेल्प करना, खुद अच्छी पढ़ाई करना, खुद को आगे बढ़ाना, खुद के लिए कोई गोल्स कोई लक्ष्य बनाना, ठीक है, ये सब अच्छी आदतें कहलाती हैं। तो ये आदतें अगर अभी आपके अंदर होगी ना, तो आगे चलकर सच में आपको महान बनने से, आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप सच में सक्सेसफुल बन सकते हो अब्दुल कलाम की तरह भी। आज अब्दुल कलाम का नाम कितना फेमस है, आपका नाम भी उतना हो सकता है, लेकिन उनके लिए ये बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे ये अच्छी आदत है। लेकिन अभी अगर फ्रैंकली कहूँ तो आप लोग जिस तरह की बुरी आदतें अगर खुद में डालोगे, बुरी आदतें इन द सेंस कि जैसे गाली गलौज करना, अगर आप लोग ऐसा सीख रहे हो, नहीं सीखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा सीख रहे हो कि भाई बड़ों के साथ सही तरह से रिस्पेक्ट से बात ना करना, गाली गलौज करना, पढ़ाई को इग्नोर करना, ठीक है, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करना कि भाई छोड़ो ना, देखा जाएगा, बस एग्ज़ाम देकर छूट गए, कुछ सीखा नहीं ऐसा, बराबर। टाइम वेस्ट करना मोबाइल्स में, खेलने कूदने में, ज़रूरी है खेलना कूदना, ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन हर एक का टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, दूसरों की देखा देखी करना कि उसने ऐसा काम किया तो मैं भी ऐसा करूं, उसने 2 वीडियो बनाए मोबाइल पे तो मैं भी 4 वीडियो बनाऊं, तो ऐसी देखा देखी करना है, वो देखा देखी कि जिससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, 1% भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने यूट्यूब पे 4 की जगह 4000 वीडियोस भी डाल दिए ना, बराबर ना, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आप लोग जो करते हो वो वही फ्रैंकली बता रहा हूँ, तो भी 1% भी फ़ायदा होने वाला नहीं है कि नहीं। तो इसलिए ऐसी आदतें नहीं, कुछ अच्छी आदतें डालो जो आपको फ्यूचर में हमेशा काम दे। ये अब्दुल कलाम क्यों बता रहे, ये चैप्टर आपको क्यों दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, यही समझाने, ये ऐसी बातें समझाने के लिए कि अब्दुल कलाम खुद कह रहे हैं कि उनको बचपन से ही उनके अंदर ये सब अच्छी आदतें डाली गई थी। इसकी वजह से वो आज इतनी बड़ी पोस्ट पर वो पहुंच चुके हैं, इतने बड़े इंसान बने। अगर उनमें भी अच्छी आदतें नहीं होती तो फिर वो कभी नहीं बन पाते। तो इसलिए आपको भी खुद ही डिसाइड करना है ये, बराबर। अब दूसरा एक किस्सा टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें, वो दूसरा एक किस्सा बताते हैं कि जिनमें उनके एक टीचर थे, उनके एक साइंस के टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम उनके एक साइंस के टीचर थे, जो एक बहुत ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। तो उनमें वो साइंस के टीचर वो इनको बहुत अच्छी तरह से समझाते तो थे ही, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उन्होंने अब्दुल कलाम को दिया कि आपको कोई भी चीज़ अगर बदलनी है ना, कोई भी चीज़ में चेंजेस करने हैं ना, तो वो चेंजेस के लिए पहले पहले तो मुसीबत उठानी ही पड़ती है, फिर धीरे धीरे, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहो ना, तो फिर धीरे धीरे जो है वो गाड़ी पटरी पर आती है। कोई भी चीज़ में अगर चेंजेस करने हो तो सबसे पहले तो आपको मुसीबत उठानी ही पड़ती है, उसके बाद फिर वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है या धीरे धीरे पटरी पर आती है ना। कोई भी चेंजेस एक ही दिन में नहीं होता। आप लोगों को भी अगर अपनी कोई आदतें बदलनी है तो वो एक दिन में नहीं बदलेगी, ये बात ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो, वो चीज़ें ज़रूर बदलेगी। अब ये एक, क्या कह सकते हैं कि एक पर्सनल एग्जांपल जो अब्दुल कलाम वो दे रहे हैं अपने टीचर के साथ, कि उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, वो एक बहुत ऊंची जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, शिव सुब्रमण्यम की जो पत्नी थी, वो बहुत ही पुराने विचारों की थी, वही हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करने वाले, और जो है वो दूसरे पुराने ख्यालात रखने वाले ऐसे, ठीक है। उन ये जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, उन्होंने अपनी पत्नी को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। उन्होंने इसके लिए क्या काम किया पता है, एक दिन खुद अब्दुल कलाम को उन्होंने अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया, खाने के लिए बुलाया। अब अब्दुल कलाम वो मुस्लिम, और उनका घर वो शुद्ध हिंदू का घर, कि जहाँ पर वो टीचर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, टीचर कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो तो गुस्सा होने वाली थी ना, कि भाई मेरे घर पर कोई एक मुस्लिम लड़का खाने के लिए क्यों आ रहा है। जब अब्दुल कलाम उनके घर पर पहुँचे ना, तो उनकी पत्नी ने सीधा ही मना कर दिया कि भाई मैं अब्दुल कलाम को खाना परोसूंगी नहीं, भाई खाना मैं उसे नहीं खिलाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ वेज ही मिलेगा। अब्दुल कलाम वो मुस्लिम घर से थे भाई, वो नॉनवेज खाने वाले
लेकिन उनके घर पर, वो तो हिंदू घर के थे उनके टीचर, भाई वहाँ पर तो प्योर वेज मिलेगा। तो उनकी पत्नी ने मना कर दिया कि ना मैं नॉन वेज बनाऊंगी, ना मैं अपने हाथ से उसे खाना परोसूंगी, भाई जो करना है तुम खुद करो। तो इसके लिए जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, अब्दुल कलाम जब उनके घर पर पहुंचे तो शिव सुब्रमण्यम ने खुद ही जो है वो उनको खाना परोसा भी, और उनके साथ जो है वो बैठे भी। और उनकी पत्नी जो दूसरे किचन में, दूसरे कमरे में झांक झांक कर देख रही थी कि भाई ये अब्दुल कलाम के साथ कैसे बैठकर खा रहे हैं, कि भाई एक मुस्लिम लड़का हमारे घर पर क्यों खा रहा है, बराबर। अब्दुल कलाम को खुद को भी, वो खुद कहते हैं उनको खुद को भी अजीब लग रहा था कि भाई वो लेडी वो दूसरे कमरे में से झांक झांक कर क्यों देख रहे हैं, कि क्या भाई मैं कोई और दूसरी मेथड से खा रहा हूँ या और कुछ है मुझ में। सही बात ना, किसी को भी ऐसे देखो, अक्सर पहले के टाइम में होता ही था कि भाई कोई भी दूसरे रिलीजन को, भाई जैसे उनके घर में कोई मुस्लिम लड़का खाने के लिए आया है तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई और कोई मेथड से खाता हो। ठीक है। जब अब्दुल कलाम खाकर उठे ना तो उन्हें भी थोड़ी तो शर्म आ रही थी कि भाई ऐसे इस तरह से खाने आए हैं, बराबर ना। तब जब वो खाकर वापस जा रहे थे तब उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम ने उनको कहा कि भाई तुम एक काम करना, अगले संडे को फिर से मेरे घर पर खाने के लिए आना। ठीक है भाई, आज संडे है, अगले संडे को फिर से यहीं पर ऐसे ही खाने के लिए आना। तो अब्दुल कलाम थोड़े से शर्मा गए। वो कहते हैं कि भाई आज जैसे वो खाने के लिए आए तो उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, तो अब अगले अगले संडे फिर से कैसे आ सकते हैं, भाई फिर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके टीचर ने समझाया कि नहीं, कोई भी चीज़ जब बदलनी है तो पहले पहले प्रॉब्लम उठानी ही पड़ती है। भाई तुम अगले संडे आना और फिर देखना कि भाई क्या होता है, उनके टीचर शिव सुब्रमण्यम ने कहा। जब अगले सप्ताह, है ना, अगले हफ्ते जब अब्दुल कलाम उनके घर पर गए ना, तो अब सब कुछ चेंज था। अब उनकी पत्नी, वो ये ऐसा भेदभाव नहीं था उनके मन में। उनकी पत्नी अब्दुल कलाम को खुद अपनी रसोई में भी लेकर गई, उन्होंने अपने हाथ से उनको खाना परोसा भी, वेज की जगह नॉन वेज भी, और उनके साथ बैठकर खाया भी उन्होंने। बताओ, इतना बड़ा चेंज है एक हफ्ते में, बराबर। तो ये शिव सुब्रमण्यम अब्दुल कलाम को यही समझाना चाहते थे कि भाई चेंजेस करना ज़रूरी है। भाई कब तक जो है वो पुराने रिवाजों में ही चलते रहेंगे। शिव सुब्रमण्यम ने अपनी पत्नी को भी समझाया पूरे हफ्ते, और अगले हफ्ते उनकी पत्नी ने खुद अब्दुल कलाम को वो अपना खाना खिलाया। ठीक है ना, जो पहले वो दूर भाग रहे थे उससे वो, तो उन्होंने यही बात समझाई ना कि पहले पहले प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप ठान लो कि नहीं मुझे ये चीज़ बदलनी है, सामने वाले को समझाना है, तो वो चीज़ ज़रूर बदलेगी। ठीक है। और आखिरी में एक वो बात बताते हैं अपने बचपन का आखिरी किस्सा, वो कहते हैं कि अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से भी हमेशा अच्छी आदतें सीखी हैं। उन्होंने अपने फादर से हॉनेस्टी सीखी, सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, बराबर। अब्दुल कलाम जब बड़े हुए ना, उन्होंने अपना बचपन तो रामेश्वरम में ही बिताया, लेकिन जब वो बड़े हुए तो अब आगे की स्टडी के लिए उनको सिटी से बाहर जाना था, गांव के बाहर जाना था। तब उन्होंने अपने फादर से कहा कि अब वो रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम में जाना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई वहाँ जाकर जो है वो अपनी स्टडी करना चाहते हैं, आगे की स्टडी। तब उनके फादर से जब उन्होंने परमिशन मांगी अब्दुल कलाम ने, तो उनके फादर ने जो है वो उसी वक्त परमिशन दे दी। लेकिन अब्दुल कलाम के मदर वो परमिशन देने में क्या कहते हैं, खटक रहे थे, है ना भाई। उन्हें दुख हो रहा था कि भाई अब्दुल कलाम हमसे दूर चला जाएगा। तब उनके फादर ने, अब्दुल कलाम के फादर ने अपनी पत्नी को, मतलब कि अब्दुल कलाम की मदर को ये समझाया। उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़े फ़ारसी दार्शनिक, यानी एक फ़ारसी के एक फ़िलोसोफ़र थे जिनका नाम था खलील जिब्रान। एक बहुत बड़े फ़िलोसोफ़र हैं खलील जिब्रान। भाई उन्होंने ऐसे कहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, कोई भी माता पिता के बच्चे होते हैं, वो अक्सर उनके नहीं, वो तो भगवान के बच्चे होते हैं, बराबर। भाई भगवान की इच्छा से ही वो यहाँ पर आते हैं। भाई उनके ऊपर माता पिता का भी पूरा हक होता नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ प्यार दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों की कोई इच्छा है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो वो खुद अपने रास्ते, अपने मन पर चल सकते हैं। इसमें पेरेंट्स भी जो है वो कोई भी तरह की ज़बरदस्ती कर सकते नहीं है। ऐसा एक बहुत बड़े फ़िलोसोफ़र खलील जिब्रान ने कहा था। अब्दुल कलाम के फादर ने अब्दुल कलाम की मदर को ये बात समझाई
कि अगर उनकी इच्छा है, अब्दुल कलाम की इच्छा है और वो कुछ करना चाहते हैं तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए भाई। उसे जो है वो खुद आगे बढ़ना चाहिए कि जिससे वो खुद अपनी ज़िंदगी बनाए। तो इस तरह से अपना बचपन उन्होंने वहाँ पर बिताया और उसके बाद वो रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम गए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। और उसके आगे की स्टोरी हमें पता है, वो इसमें नहीं लिखी गई लेकिन हम सबको पता है कि उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की बाहर जाकर, ठीक है, दूसरे शहर में जाकर, उसके बाद वो जो है वो दूसरे देश में भी गए, इंडिया के बाहर भी गए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। और उन्होंने जो मेहनत की तो उस मेहनत का नाम हम लोग आज तक जानते हैं कि वो इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, इंडिया के प्रेसिडेंट भी बन चुके वो। ठीक है, तो वो किसकी वजह से? तो अपनी अच्छी आदतें, अच्छे गुण, अपनी मेहनत की वजह से। ये क्वालिटीज़ अगर उनमें न होती तो शायद आज हम लोग अब्दुल कलाम को पहचानते भी नहीं। ठीक है ना, इंडिया में करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन अब्दुल कलाम जैसा कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ है, लोगों को पहचाना जाता है उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ से ही। अगर आप लोगों को भी अब्दुल कलाम की तरह अगर कुछ करना है ना, तो पहले आपके अंदर भी वो स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो सकता? आपका नाम भी अब्दुल कलाम की तरह बिल्कुल सबसे ऊपर, सबसे आगे ज़रूर हो सकता है। बराबर, समझ आई बात? तो देखो, आज जैसे हमने ये इंग्लिश का चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।